ये बिग ब्रदर कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक है। बिग ब्रदर के ऊपर मैं यही बात करूँगी, इस तरह के लोगों का हमारी सोसाइटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक बहुत रोल होता है और वही लोग होते हैं जो हक और सच के बीच में इंसान को फैसला करने में मदद करते हैं। बिग ब्रदर की बार बार डकी भाई से मुलाकात कैसे हो जाती थी? वो FIA के ऑफिस बार बार आ रहे थे और उनका काम होता है कि वो हर इदारे को जाके ओवरसी करें। सादुल अहमद और डकी भाई एक मारूफ यूट्यूबर हैं। उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 100 दिनों तक वो पहले FIA की हिरासत में रहे और उसके बाद जेल गए। उन्होंने बताया है कि FIA की जब वो हिरासत में थे उनके साथ क्या हुआ, कैसे FIA एहलकारों ने उनकी फैमिली से लाखों रुपए बटोरे। और इस वीडियो में उन्होंने एक बिग ब्रदर का जिक्र किया है। ये बिग ब्रदर कौन है? डकी भाई की वकील हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अमित, इस केस के बारे में बताइएगा। डकी भाई की गिरफ्तारी जी, उन पर जो FIR दर्ज हुई वो जी, और फिर उनकी जो बेल हुई और उसके बाद एक वीडियो शेयर की है डकी भाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी, उसके बारे में बताइए। असल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो उन पे FIR दर्ज हुई थी उसके ऊपर पीका के जो सेक्शन 13, 14, 25, 26, PPC के सेक्शन आपका 420, 294 जो FIR उनके अगेंस्ट लॉन्च हुई थी, इनमें कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जिसकी सज़ा 7 साल या और फाइन से ज़्यादा हो। वो भी कुछ ऐसे हैं जिनमें है, कुछ ऐसे भी अगर आप इनके देखेंगे तो उनमें 3 से 6 माह की सज़ा है या फ़ाइन है, जिसके ऊपर 100 दिन तो उन्होंने वैसे ही अपने रिमांड में काट के अपने आधे से ज़्यादा सज़ा पूरी कर ली है, जैसे कि हम सब जानते हैं। वो कैसे की है वो भी अब हम सब जानते हैं। बेल के ऊपर उनका एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो माजरा बना हुआ था वो ये था कि उनको नीचे से बेल नहीं ग्रांट हो रही थी। बिफोर दैट आई वाज नॉट ऑन दिस केस, तो मुझे इतना ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का ताज्जुब भी था कि क्यों नहीं मिल पा रही है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो जज साहब के अपने रीज़न्स होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भी अपना टाइम देना होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, मज़ीद कोई शवाहिद है तो वो निकाल सके, कोई विटनेसेस हैं तो सामने आ सके, क्योंकि एक दफ़ा ये हायर कोर्ट में चला गया तो फिर उसके बाद मज़ीद उस तरह के शवाहिद सामने नहीं आ सकते, क्योंकि वो फैक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट तो नहीं है ना, वो तो एक लॉ के ऊपर वो एक कोर्ट बनी हुई है कि उसने लॉ के ऊपर फैसला करना है। हैविंग सेड दैट, इन्हीं बेसिस के ऊपर जब हम लोगों ने बेल में आर्ग्यू किया था तो हमने जज साहब को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने उनको बताया था, और वो बात उनका रोज़ का काम है, उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग थी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आपका मेन काम है अपनी सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करनी है। जितने आपके पास प्रीवियस जजमेंट्स मौजूद हैं उनमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि अगर तो आपका क्राइम, एंड आई रिपीट, अगर आपका क्राइम प्रोहिबिटरी नहीं नॉन प्रोहिबिटरी क्राइम्स में आता है तो आप बेल एज अ राइट सीख कर सकते हो, और ग्रांट ना करने के बहुत बड़े और संगीन नताइज और चीज़ें होनी चाहिए अगर तो उस केस में मुयस्सर हैं, जो कि इस केस में 100 दिन के रिमांड के बाद बेसलेस रह जाती थी। सौ दिन क्यों लगे डकी भाई को बाहर आने में? देखिए ये सवाल है जी, ये सवाल बहुत अहम है और ये सवाल बहुत जगहों पे उठाया गया। सर देखिए, द पॉइंट इज़ दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है 100 दिन रिमांड तो एक तरफ 22 दिन का आपने फिजिकली क्यों रखा। सबसे पहले तो ये सवाल आता है क्योंकि फिजिकल किसी भी टेररिस्ट केसेस भी अगर हो ना तब भी आप 14-15 दिन से ज़्यादा आप किसी का नहीं रखते। तो यहाँ पे एक इंसान जो कि बेसिकली जिसने कोई इस तरह का क्राइम किया ही नहीं है उसको आपको बेल ग्रांट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देखिए बात ये नहीं होती, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जुडिशरी गलत है, जुडिशरी ने अपना काम पूरा करना होता है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये देखना होता है कि क्या IO ने उनको क्या रिपोर्ट दी, उस बेसिस के ऊपर जो उनको रिपोर्ट दी गई है उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है नहीं है, कितनी तहकीक करनी है कितनी नहीं करनी, और उसकी मद में उन्होंने फैसला देना होता है। तो ये जुडिशरी के पास इख्तियार है, उन्होंने ये करना है। वो हम ये कह देते हैं कि जुडिशरी ने ऐसे क्यों नहीं किया वैसे क्यों नहीं किया, लेकिन जुडिशरी ने भी बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के फैसला करना होता है, और स्पेशली इतने हाईलाइटेड केसेस के ऊपर। डकी भाई ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है कि उनकी फैमिली से 60 लाख रुपए लिए गए हैं, तो क्या उसका कोई सबूत या किस तरह कोई मोड ऑफ पेमेंट कुछ सामने आया?
देखिए 60 लाख रुपए जो उनसे लिए गए थे वो तो उनसे कैश में लिए गए थे, जो कि इस मद में लिए गए थे कि अरूब को बेसिकली किसी तरीके से पार्टी ना बनाया जाए, जो कि उन्होंने FIR में कहा था। सेकेंडली उन्होंने ये बात बताई थी जो 30 लाख रुपीज़ उनसे मज़ीद लिए गए थे वो उनसे चेक्स की मद में लिए गए थे 10-10 लाख के, जो उन्होंने बेसिकली फ़िज़िकल से जुडिशल होने के लिए दिए थे, जिसकी बेसिस के ऊपर ही ट्रैक करके उन चेक्स को ये 60 लाख रुपए तक पहुंचा गया था। और क्योंकि वो बंदा एक था ना, वो आयो जो थे वो एक थे ना, उनके ही अकाउंट में जा रहे थे, तो उन्हीं के ही अकाउंट से ये भी पैसे ट्रैक हो गए, जिसकी बेसिस के ऊपर जाहिर सी बात है आपके सीरियल नंबर्स होते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो चीज़ें सामने निकलती हैं। $3,25,000 निकाले गए डक्की भाई के अकाउंट से। देखिए जो $3,25,000 का सवाल है, जो कि वही वाली बात है कि बड़ी अमाउंट है, पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं ऑलमोस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, सबसे पहले जो उनसे लिए गए थे वो तो इसी बेसिस पे लिए गए थे कि चलो एक आ रही है, इसको अल्लाह का नाम समझते हैं और कबूल कर लेते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई तो जाहिर सी बात है हर बंदे को पता चल गया था। तो जब एक बात फैल जाती है तो फिर उन्होंने उसको रिकवरी मेमो में डाल के कह दिया हमने ये रिकवर किए हैं, जिसको अभी हम लोग इंशाल्लाह 20 दिसंबर की समाअत के बाद अपनी ट्रायल में साबित करेंगे कि किस तरीके से ये उनके ट्रेडिंग के पैसे थे, ये उनके यूट्यूब चैनल के पैसे थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी गाड़ी भी एक बेची थी और ये उसके पैसे थे, जो कि ऑब्वियसली ट्रायल में साबित आएगा। इस वक्त $3,25,000 कहाँ है? वो उनके FIA के पास हैं, और FIA के पास तब तक रहेंगे जब तक उनका जो ये अभी सारा सुपुर्दारी का मामला चल रहा है, जब तक उनको उनके अकाउंट्स नहीं मिलते। जब उनके अकाउंट्स मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास भी उसका एक्सेस आ जाएगा। डक्की भाई ने बताया कि ना सिर्फ उनका अकाउंट, उनके वालिद साहब का अकाउंट, उनके भाई का अकाउंट, उनकी वालदा का, उनकी वाइफ का, उनके इवन दादा तक का जो अकाउंट है उसको फ्रीज़ किया जा चुका है। फीस कैसे पे कर रहे हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग ये फ्रीज़ की बात करते हैं, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आपका इदारा किसी बंदे के काम को इससे फ्रीज़ करता है तो तब करते हैं जब खुदा न खास्ता उस पर कोई बहुत बड़े शवाहिद या कोई बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की ट्रेल साबित हो, तब आप दादा तक पहुँचते हैं। अब नॉनदलेस वो तो हमें ये भी पता है कि इसमें जो गवाह थे वो भी वो खुद ही थे, केस दर्ज करने वाले भी वो खुद थे, केस बनाने वाले भी वो खुद थे, तो जाहिर सी बात उन्होंने जिस चीज़ को चाहा उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट ऑब्वियसली नेचुरली आप एक चीज़ से इफ़ेक्ट होते हो, और नेचुरली जब आपकी ट्रायल चल रही होती है तो वो आपकी फैमिली के अकाउंट सीज कर सकते हैं अगर उन्हें ये ताज्जुब हो या उनको तासुर हो कि शायद ये पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बट क्योंकि ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आई तो हमें यकीन है कि जुडिशरी हमारे हक़ में फ़ैसला करके हमें अकाउंट्स वापस मिल जाएंगे। क्या इसकी एप्लीकेशन दी हुई है? डेफिनेटली आज भी उसका था, आज भी उसकी समाअत हुई थी, तो डेफिनेटली अभी आईओ ने कहा है कि उनको थोड़ा सा टाइम मजीद चाहिए, जो कि उन्होंने लास्ट वीक भी मांगा था कि उन्होंने पता नहीं अभी इसमें से कुछ निकालना है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो पता नहीं कब कुछ निकाल के सामने लेके आएंगे। डक्की भाई पर जो FIR की गई थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये पाकिस्तान में एक जुआ ऐप के कंट्री मैनेजर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, कोई वो प्रूफ ऐसे सामने नहीं लेके आ सके जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो किसी भी ऐप के कंट्री मैनेजर हैं। और ये चीज़ तो हम लोगों ने भी उनसे कंटेस्ट की है कि आप प्लीज़ हमें कोई प्रूफ ऑफ एविडेंस देना। देखें ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आमिर साहब इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी के ऊपर भी बहतान लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस बहतान को आपने प्रूफ भी करना है। मैं एक राह चलते बंदे पे कहूँ कि इसने मुझे हरासा किया, मैंने उस हरासों को प्रूफ भी करना है कि मैं किस तरह हरास हुई ना। ऐसे इल्ज़ाम नहीं आप लगा सकते। तो अगर आपने एक चीज़ दर्ज किया, आप बताएं कि किस तरह है वो, कुछ तो प्रूफ सामने लेके आए, कुछ उनका जो आपने चीज़ें इतनी अपने पास रखी हुई हैं इतने दिनों से, उसी में से निकाल के कुछ बता दे कि वो कैसे कंट्री मैनेजर है। जुआ एप्स की प्रमोशन, जी क्या ये उनका गुनाह था? देखिए मैं इसमें आपको सिंपल 2 बातें बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। उन पे जो चलान पेश हुआ है ना, उस पे जिन ऐप्स का सबसे ज़्यादा उन पर एम्फसाइज़ किया गया वो है एक बायनोमो ऐप, जिसको हम अपनी ट्रायल में साबित करेंगे कि किस तरीके से वो एक ट्रेडिंग ऐप है, ना कि वो एक जुआ ऐप है। जहाँ तक 1xBet की बात रहती है, हमारे पास इसके लिए बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 PSL मैचेस, नंबर 2 हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ जो उसको प्रमोट करते रहे हैं, नंबर 3 ये रेट्रोस्पेक्टिव में एक्ट किया गया था जिसके ऊपर 2025 की पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी हुई है, और उसके
उसके बाद इस पर पाबंदी भी लगा दी गई थी कि इस पर मज़ीद नहीं होगा, जबकि आप ही के ही एक बहुत बड़े प्रोविंशियल में आपकी कराची टाइगर्स पे उन्होंने, कराची जो आपके किंग्स हैं उन्होंने बेसिकली 1x बैट की शर्ट्स को बेसिकली प्रमोट भी किया गया था। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर मेरा ये सवाल वैसे भी जनरली भी लोगों से है कि एक आपके जहन में एक तासर आता है कि एक ऐप जिसके ऊपर आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, आपकी FIA ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, आपकी NCCI ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, जबकि वो इंक्वायरी भी कंडक्ट कर चुके थे, जबकि सेक्शन 37 ऑफ पीका उनको इजाज़त भी देता है कि वो चाहें तो उस पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, उसके बावजूद उस पर कोई काम नहीं किया गया। जबकि ये वो मुल्क है जहाँ पे जब ट्विटर डाउनलोड होता है तो VPN डाउनलोड करके होता है, लेकिन इस तरह की ऐप्स के लिए हमें VPN की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सरकार ने इस चीज़ में क्यों नहीं ऐड किया था? दिस इज़ समथिंग जो कि खाली मैं डकी के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूँ, मुझे भी हो सकता है ना पता हो। लेकिन जहाँ तक ट्रेडिंग ऐप की बात रही है, ट्रेडिंग ऐप पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते, उस पर लगानी तो फिर फॉरेक्स को भी बंद करें, बाकी भी ट्रेडिंग ऐप्स को बंद करें। सो दिस इज़ समथिंग जो कि इंशाल्लाह आगे ट्रायल में सामने आएगी, जो कि मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दी है। बिग ब्रदर, बहुत सवाल हो रहे हैं, ये बिग ब्रदर कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, बिग ब्रदर के ऊपर मैं यही बात करूँगी कि ज़ाहिर सी बात है इस तरह के लोगों का हमारी सोसाइटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एक बहुत रोल होता है और वही लोग होते हैं जो हक़ और सच के बीच में इंसान को फ़ैसला करने में मदद करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर इनका रिमांड इतनी देर ना चलता तो शायद उनको भी इस बात का ना पता चलता या किसी को भी ना पता चलता कि माजरा क्या है। ऑल्दो उनकी इंसाइट्स होती है और उनको हर चीज़ का इल्म होता है, लेकिन नॉनदलेस इन्होंने इतना लंबा एक इतनी छोटी चीज़ के ऊपर रिमांड ले लिया तो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, जो कि एक आम बंदे को भी समझ आ रही थी कि ये तो कुछ अंदर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो चीज़ सामने फिर आनी थी। बिग ब्रदर की बार बार डकी भाई से मुलाकात कैसे हो जाती थी? देखिए, मैं ये बात पहले भी 1-2 जगहों पे बोल चुकी हुई हूँ और अब मैं ये बात दोबारा इस बात से कहूँगी कि वो FIA के ऑफिस बार बार आ रहे थे। वो ज़ाहिर सी बात है खाली इनके लिए नहीं आ रहे थे, वो और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इनको ओवरसी करने आते हैं और उनका काम होता है कि वो हर इदारे को जाके ओवरसी करें, ना कि सिर्फ FIA, चाहे उसमें NCCI है या कोई भी और इदारा है, उसको भी उन्होंने ओवरसी करना होता है। तो जब वो ओवर चेक कर रहे थे तो उनके सामने ये चीज़ आई होगी कि भाई इस बंदे का इतनी देर रिमांड क्यों रखा गया। फिर उन्होंने जाकर उससे सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच अमृत। यकीनन बिग ब्रदर और जिस इदारे से वो बसता है बिग ब्रदर, ऐसे इदारे और ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेक रखे हुए हैं इन तमाम इदारों पर, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का हर शहरी खुद को महफूज समझता है। बिग ब्रदर को और जिस इदारे से वो बसता है बिग ब्रदर, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।